The Anglo-Maratha Wars ended Maratha power and established British supremacy in India. सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी बुलंदी पर था लेकिन फिर बिखरने लगा और उसकी जगह लेने के लिए दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। ये वो लड़ाइयाँ थीं, वो जंगें थीं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दुश्मनी आखिर पैदा कैसे हुई, फिर एक एक करके तीनों जंगों के जो डिसाइसिव मोमेंट्स थे उन पर नजर डालेंगे और आखिर में इसका भारत पर क्या असर पड़ा इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था, उसकी चमक फीकी पड़ रही थी और पूरे सबकॉन्टिनेंट में पावर के लिए एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। और इस खेल में दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे। देखिए, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से ना एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। मतलब सत्ता की कुर्सी खाली हो रही थी, अब इसे भरेगा कौन? तो एक तरफ थे मराठा, जिन्होंने भारत के दिल पर मतलब सेंट्रल इंडिया पर अपना दबदबा बना लिया था, और दूसरी तरफ समंदर के किनारों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। और मजे की बात यह है कि दोनों की नजर एक ही जगह थी, दिल्ली के तख्त पर। तो जाहिर है ये टक्कर तो होनी ही थी। इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें थीं। 1, मुगलों का पतन। 2, मराठों का एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरना। 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हड़पने की जो भूख थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और चौथा, और शायद सबसे अहम कारण, मराठा सरदारों के बीच की आपसी लड़ाई, उनकी अंदरूनी फूट, जिसका अंग्रेजों ने क्या खूब फायदा उठाया। तो सवाल ये है कि पहला बड़ा क्लैश हुआ कैसे? और मजे की बात देखिए, इसकी चिंगारी खुद मराठों के घर से ही उठी थी। और अंग्रेज तो ऐसे ही मौकों की तलाश में थे, उन्होंने इसे लपक लिया। पहले युद्ध में सच कहूं तो मराठों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हुआ ये कि पेशवा की गद्दी के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांग ली। शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। महादजी सिंधिया जैसे जबरदस्त लीडर्स की वजह से मराठों ने वडगांव में अंग्रेजों को ऐसी शर्मनाक हार दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। खैर, आखिर में सालबाई की संधि हुई और मामला बराबरी पे छूटा। अगले 20 साल तक एक कह सकते हैं कि एक अजीब सी खामोशी छाई रही। लेकिन 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और इन 20 सालों में सत्ता का पूरा खेल बदल चुका था। मराठों की वो जो आपसी फूट थी वो फिर से उभर कर सामने आ गई, और इस बार अंग्रेजों के हाथ एक ऐसा मौका लगा जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा निर्णायक था। इस जंग का जो टर्निंग पॉइंट था वो थी बेसिन की संधि। कहानी यह है कि जब होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से भगा दिया तो पेशवा ने डरकर अंग्रेजों के साथ एक सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि कर ली। अब इसका मतलब क्या था? सीधा मतलब ये था कि मराठा साम्राज्य का जो हेड था वो अब आजाद नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में आ गया। इस बात से बाकी मराठा सरदार तो भड़क गए, लेकिन तब तक खेल हाथ से निकल चुका था। नतीजा, अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी जीत। और अब आता है आखिरी चैप्टर। ये दशकों पुरानी दुश्मनी का वो फाइनल शोडाउन था जिसे हवा दी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उसका बस एक ही मकसद था, पूरे भारत पर ब्रिटिश परचम लहराना। ये सिर्फ एक और जंग नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य का, एक पूरे युग का अंत था। लड़ाई भले ही छोटी चली, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसने सचमुच मराठा ताकत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो अंग्रेजों ने बहाना बनाया पिंडारियों का। ये पिंडारी जो थे वो मराठा सेनाओं के साथ मिलकर लूट मार करते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की, एक आखिरी दांव खेला, लेकिन तब तक उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। उनका गठबंधन टूट चुका था। नतीजा, एक के बाद एक लड़ाइयों में मराठा हारे, और 1818 में जब पेशवा ने सरेंडर किया तो मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो मराठों की हार का मतलब सिर्फ एक डायनास्टी का खत्म होना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। इसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और देखिए, आयरनी ये है कि जो मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। ये जो उनका पूरा सिस्टम था, जिसे हम मराठा कॉन्फेडरेसी कहते हैं, वो 5 ताकतवर परिवारों से मिलकर बना था। पुणे में पेशवा,
जो नाम के लिए हेड थे, और फिर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। ये सब अपने अपने इलाकों के लगभग आज़ाद राजा ही थे। मतलब ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। कागज पर तो सब मराठा राजा के वफादार थे, लेकिन असलियत में ये परिवार आपस में ही सत्ता और जमीन के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। और अंग्रेजों ने इसी दरार को, इसी फूट को पकड़ लिया और अपनी मशहूर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करके एक-एक करके सबको कमजोर कर दिया। तो इन सारी लड़ाइयों का अल्टीमेट असर क्या हुआ? भारत के लिए इसके मायने क्या थे? इसका असर बहुत ही गहरा और परमानेंट था। पूरे भारत में अब ब्रिटिश हुकूमत का डंका बजने लगा था। उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। मराठा, जो कभी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थे, अब बस इतिहास का एक चैप्टर बनकर रह गए थे। और यहीं से उस ब्रिटिश राज का दरवाजा पूरी तरह खुल गया, जो अगले 130 वर्षों तक भारत की किस्मत लिखेगा। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं तीनों लड़ाइयों का। पहली जंग बराबरी पर खत्म हुई, एक तरह से ड्रॉ। दूसरी जंग में बेसिन की संधि के बाद पासा अंग्रेजों के पक्ष में पलट गया। और तीसरी और आखिरी जंग ने तो मराठा ताकत को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया और ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी पावर बन गए। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, अगर मराठा सरदार अपनी आपसी लड़ाइयों को भुलाकर एक हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?